अनुज आज कई सालों के बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। तो राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया, इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया था। ये सुनकर अनुज हंसने लगा। ज़्यादा खुश मत हो, गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहाँ ना लाइट ठीक से आती है ना ही इंटरनेट। ये सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़ी हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहां से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए और अनुज ने कहा, भैया 2 कप चाय बना दो। चाय वाला बोला, हाँ बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तो चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नर पिशाच का आतंक है, वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। ये सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है, लेकिन राहुल कहता है, अरे यार मैं शहर में रात के 3 बजे तक घूमता रहता हूँ, कुछ भी नहीं होता। ये तुम लोगों ने डराने के लिए बस कहानियां बना रखी है। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क से सामने का रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज राहुल को एक छोटी पगडंडी से लेकर चला देता है। रास्ता संकरा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल उसके पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बात करते करते आगे बढ़ रहा था। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां था ही नहीं। अनुज बड़बड़ाने लगा, अब ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, जरूर हल्का होने के लिए रुक गया होगा। वो धीरे धीरे राहुल को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो अब तेजी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ ही दूर चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज दी, अब मुझे छोड़कर चल दिया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वो बोला, अरे राहुल कहाँ चला गया था यार, मैं बहुत डर गया था। तो राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यहीं था, चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थी। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ, तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूं, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले थे। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है
अनुज कहता है, राहुल देख गांव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। राहुल ये तू क्या बोल रहा है? रुक, मैं अभी आता हूं तेरे पास। वो आगे बढ़ने लगा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? तो अनुज बोला, मुखिया जी मैं हूं अनुज, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया है। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो नरपिशाच है। बस ये समझ कि तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए यह नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। तो अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी वो तो सामने खड़ा है। तो मुखिया ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वो इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना, जब इसका असर कम था तब वो तुझे यहां तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा था। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। जा भाई, मुझे माफ कर दे। जो मैं तुझे रात को यहां लाया, हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे मैं मार कर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने ठीक इसका पिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहां से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वो चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है? इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार डाला। ये बच गया अपने दोस्त की वजह से। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वो अब बस रोए जा रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वो अब गांव में रहकर ही अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वो गांव के बड़े बूढ़ों लोगों से मिलने लगा। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। वो गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटके की मदद से लोगों को उनका किसी दुश्मनी से बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वालों ने बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को ही जिंदा जला दिया। तब से वो नरपिशाच बनकर सबका खून पीने के फिराक में रहता है। तो अनुज बोला, लेकिन इसका कोई तो समाधान होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा,
गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्ति करा दे, तभी ये मुमकिन है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा, एक ऐसा तांत्रिक जो उस नर पिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। कहाँ मिलेगा, यही सोच रहा था अनुज इसी उधेड़ बुन में अपने घर आ गया था। वहां उसके पिता रामपाल जी ने कहा, अनुज, मैं चाहता हूं कि तू शहर वापस चला जा कल। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नरपिशाच से लेना चाहता है। इन सब चक्कर में मत पड़ और वापस लौट जा। पिताजी, आप बात को समझिए। ये सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस गांव को नरपिशाच के चंगुल से मुक्त करने के लिए कर रहा हूँ। अनुज ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। रामपाल जी ने उसे गुस्से से डांटा, मैं तुझे जो कह रहा हूं बस वही कर। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न जीते जी न मरने के बाद। अनुज बहुत डर गया था, वो अपने पिता के गुस्से को जानता था। अनुज बोला, पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दे। अगर सब मिलकर इस समस्या को हल निकालने की कोशिश करेंगे तो हम सब बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। अनुज मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अनुज भी जाएगा। अगले दिन अनुज अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वो सब दूसरे गांव गए, कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इस सब में शाम हो गई। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वो नरपिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। ये देखकर सभी डर गए। अनुज ने चारों को रोका और कहा, भाइयों, अंधेरे में जाना ठीक नहीं। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूं। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे। वो मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनुज पीछे मुड़कर जाना चाहता था। तभी एक गांव वालों ने उससे कहा, ऐसी गलती मत करना, ये उसी नरपिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अनुज सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। ये नरपिशाच ये मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। अनुज पीछे मुड़ा और देखा एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त राहुल खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह खून के निशान थे। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अनुज रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के चारों लोगों ने मिलकर उसे तेजी से पकड़ लिया। अनुज चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है, छोड़ो।
तभी एक गांव वाले ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बेवकूफ, बेवकूफ तो तू है, मरेगा ही और हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं, नरपिशाच है। वो नरपिशाच ने उसे अपना चेला बना लिया है। वो अब तेरा दोस्त नहीं, नरपिशाच मार डालेगा हम सबको। अनुज की हालत खराब हो गई थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। 2 आदमियों ने उसे उठाया और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। पांचों अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि उनमें से बारी बारी एक जागता रहेगा, कहीं अनुज उठकर उधर ना चला जाए। अनुज की रखवाली करना जरूरी था। अनुज गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि वो नरपिशाच राहुल को मार रहा है। अपने नाखून उसके शरीर में गड़ाकर उसका खून पी रहा है। राहुल अनुज अनुज पुकार रहा था। अचानक अनुज की आंख खुली। वो दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया। फिर चारों ने अनुज को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ी से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अनुज के ऊपर गंगा जल की छींटें मारी। अनुज शांत हो गया। वो अब बेहोश सा होने लगा था। 2 आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम में आना। सुबह जब अनुज की आंख खुले तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गए। अनुज से बाबा ने अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर अनुज और चारों आदमी गांव पहुंच गए। वहां जाकर अनुज ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव में आएंगे और यहाँ हवन पूजा करेंगे, उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वो उन्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। मुखिया जी बहुत खुश हुए और बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन करना शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से बहुत भयानक आवाज़ें आने लगी। रात का समय था। बहुत तेजी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नरपिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का। साथ ही गांव वाले भी अपने खेत में पहुंचे। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी की ओर दी और कहा, इसे यहाँ गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति गांव में कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विजय गुजरात के भावनगर जिले में एक कंपनी की फैक्ट्री साइट पर काम करता था। उसके अंडर में 5-6 लोग और काम करते थे और वो साइट
करीब 7-8 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। उसमें कई डिपार्टमेंट और कई कर्मचारी थे और उसमें कई तरह के काम होते थे। उस फैक्ट्री में कई प्लांट थे और उन सभी में अलग अलग प्रोडक्ट होते थे। एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए काम होते थे। पीछे नमक के ढेर भी थे जो किसी न किसी के काम आते थे। उस फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट नमक भी बनाता और बेचता था। इसी तरह उसमें पानी को शुद्ध करने के उपकरण भी थे। उसके कर्मचारियों में अच्छा भाईचारा और भरोसेमंद लोग वहाँ टिक पाते थे। विजय एक सामान्य घर का लड़का था। बचपन से ही वो अंधविश्वासी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो भूत प्रेत या काले जादू इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और जो उसने अपनी आँखों से देखा या अनुभव किया उसे वो नकारता नहीं था। लेकिन वो बहुत मेहनती था। कोई भी शिफ्ट या ओवर टाइम आए तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उनका पद बढ़ता गया अब उन्हें बाहर भी रहना पड़ा। साइट पर जहाँ भी खुली हवा और जगह मिलती वो वहीं काम करते थे। पहले वो फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक रात वो पीछे की तरफ जा रहे थे जहाँ नमक का ढेर है। तभी उनका पैर सड़क के कोने पर एक गड्ढे में पड़ गया और उन्हें चोट लग गई। जब उन्होंने देखा कि यह ज़्यादा गहरा नहीं था बल्कि 1-1.5 फीट ही गहरा एक छोटा सा नाला जैसा था, लेकिन जिस तरह से वो गिरे थे उन्हें चोट लगी थी, ये उनके लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन वो इसे भूल गए और अपने काम पर जाने लगे। कुछ देर बाद चाय ब्रेक के दौरान सब लोग एक साथ बैठे। तभी विजय के पैर में दर्द हुआ और किसी ने इसका कारण पूछा। तो जब विजय ने बताया तो वहाँ बैठे 2 लोगों ने उनसे पूछा, क्या सेक्शन 7 के सड़क पर आखिरी कोने पर MIC 8 के पास पैर दबा था क्या? ये सुनकर विजय हैरान रह गया और पूछा, हाँ वहीं पर, लेकिन आपको कैसे पता चला? तब वहाँ मौजूद 20 में से 20 लोगों ने कहा कि उन सभी का पैर एक न एक बार वहाँ पर ऐसे ही फंसा हुआ था और सभी को एक ही जगह चोट लगी थी। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे विजय स्वीकार कर सके, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद विजय और उसके साथी को उसी जगह पर काम करने जाना था जहां उसके साथ पैर वाली घटना हुई थी। और रात की शिफ्ट के दौरान मजदूर भी 1 घंटे आराम करते हैं, इसलिए उन्हें उस जगह पर आराम करना था। जो व्यक्ति विजय के साथ था वो माता का बड़ा भक्त था और जैसे जैसे वो उस जगह पर गए और काम करने के थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए लेटे, दूसरा व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया और उसने विजय को भी खड़ा कर दिया और उसे वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कहा और वो दोनों खड़े होकर दूसरी जगह चल गए। जब विजय ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उस आदमी ने कहा कि वहाँ एक औरत है जो यहाँ काम करती थी और उसने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। उसके हिसाब से ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। वो हमें चेतावनी दे रही थी कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारे लिए बुरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। वो जगह उसकी थी, इसलिए वो मुझे एक बार बताने आए थे। विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका साथी ये सब क्या बके जा रहा है, क्योंकि उसे इन सब बातों पर कोई यकीन ही नहीं था। कुछ महीनों बाद विजय को फिर से रात की पाली
यानी कि नाइट ड्यूटी में काम करने के लिए चुना गया था। इस बार कारखाने के अंदर काम करना था और केवल नीचे की मंजिल पर ही काम हो रहा था और पहली मंजिल पर काम हो रहा था। रात में दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें बंद कर दी जाती थे और सभी को वहीं रखा जाता था। वहां अंधेरा था और किसी ने विजय को कुछ सामान लाने के लिए चौथी मंजिल पर भेजा था और वो जब ऊपर गया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था, वहां कोई नहीं था और कंपनी ने एक गार्ड रखा हुआ था ताकि कोई भी बाहर से फैक्ट्री में ना आ सके और बिना आईडी कार्ड के कोई एंट्री नहीं थी। विजय कुछ सामान लेने के लिए तीसरी मंजिल पर गया और बाकी मजदूर जिन्हें विजय ऊपर से देख रहा था, विजय वहां ऊपर जाकर सामान ढूंढ रहा था और नीचे झांककर किसी काम से आए लोगों को देखा और जोर से चिल्लाकर नीचे अपने दोस्त को बुलाने लगा कि अचानक अंधेरे में पीछे से किसी ने उस पर लोहे की रॉड फेंकी, लेकिन विजय बच गया। तो वो इधर उधर देखने लगा, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन विजय को यकीन था कि कोई मौज मस्ती कर रहा है, तो उसने नीचे चिल्लाकर अपने दो साथियों को ऊपर बुलाया और वो ऊपर आ गया। विजय ने उन्हें रॉड के बारे में बताया तो उन लोगों ने जोर से कहा कि जो भी मौज मस्ती कर रहा हो वो बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया और अचानक अंधेरे में से किसी ने चारों तरफ से एक साथ कई सारे रॉड फेंकना शुरू कर दिए जो सभी के शरीर पर लगी। तो सभी डर गए और भागकर वहां से नीचे आ गए। तभी एक आदमी जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था वो अंदर आया। वो उन सभी में से उम्र में बड़ा था और अनुभवी था। उसे ये सारी घटना और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला, तो वो चुपचाप ऊपर गया और वो चीज़ ले आया जिसे लेने विजय गया था। तब सबने उसे इस घटना के बारे में बताया। उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, सबने कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा कि उस जगह पर उसके कई साथियों की मौत हो गई थी एक हादसे में। वहाँ पर ऐसा ही होता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। पर अगर वहाँ कोई और जाता और शोर मचाता है तो वो लोग उसे परेशान करते हैं। वरना अगर आप चुपचाप दबे पैर जाकर अपना सामान लेकर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विजय को समझ आ गया था कि उस फैक्ट्री में ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने वहाँ मुश्किल से एक आध हफ्ते ही काम किया और फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।